आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है ऑपरेशन मेघदूत, हाउ इंडिया कैप्चर्ड सियाचिन बैटल ओपीएस वीर बाय डिस्कवरी। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle-G and Crabtree. सी लेवल से 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर दुनिया में पहली बार एक जंग होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन उन्हें आने वाली मुश्किलों का पूरा अंदाजा था। जनरल पीएन मून ने नॉर्दर्न कमांड और 15 कॉर्प्स को सोल्टोरो रिज पर तैनात किया। लद्दाख स्काउट्स और फोर्ट कुमाऊं की भी एक टीम को MI8 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया। कई चेन ऑफ कमांड्स बनाई गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो फोर्ट कुमाऊं से बिलाफोर्ड ला तक के हेड थे। मेजर ए के बहुगुना लद्दाख स्काउट से सियाला को हेड करने वाले थे और लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना ग्योंगला में 19 कुमाऊं के साथ जाने वाले थे। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट था इंदिरा कॉल, सियाला, बिलाफोर्ड और ग्योंगला, जो सोल्टोरा रिज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पर कब्जा करना। अगर हमने सबसे पहले बिलाफोर्ड पर कब्जा ना किया होता और सियाला या गोंगला पर कब्जा करते तो हम बिलाफोर्ड के नॉर्थ और साउथ में तो होते, लेकिन बिलाफोर्ड हमारे कब्जे में नहीं होता। लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर भारत को दुश्मन से भी ज्यादा जिस खतरनाक चीज का सामना करना था वो था मौसम। ग्लेशियर के इलाके में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। सांस लेना, बात कर पाना या चलने जैसे साधारण काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट्स और एमनेजिया जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पायलट्स को एक्यूट सनबर्न और व्हाइट आउट जैसी कंडीशन के बारे में पहले से आगाह कर दिया गया था, जिसमें बहुत देर तक व्हाइट स्नो देखने की वजह से स्पेशल डिसओरिएंटेशन होने लगता है। जो जवान ऊंचाई पर तैनात रहते हैं उनको शिकायत रहती है मेमोरी लॉस की, हाई ब्लड प्रेशर की, और उन्हें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोल्ड इंजरीज होती है। 6000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इन्हें मेंटल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये जवान बहुत टफ होते हैं, लेकिन आगे चलकर इन हालात का इनकी साइकी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हॉस यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ट्रूप्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप कर्नल कुमार द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ उन्हें पहाड़ों में जंग और अडेप्टेशन पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। लद्दाखी स्काउट्स, जो एक माउंटेन बेस्ड फोर्स है, उनके साथ साथ कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद और बाकी सारे ट्रूप्स इसमें शामिल थे। इंदिरा गांधी ने मुझे अब्रॉड भेजा ताकि हमें सारे इक्विपमेंट्स मिल सके। इन इक्विपमेंट्स का मिलना बहुत मुश्किल था। ये सिलेक्ट होने वाले ट्रूप्स पर निर्भर था, चाहे वो ट्रूप्स जाट्स हों या फिर डोगरास हों या फिर छोटे पैरों वाले गोरखा ट्रूप्स हों। ये वाकई बहुत ही मुश्किल वक्त था। मैंने कोर कमांडर्स और बाकी सबको बता दिया कि यही ट्रूप्स हैं और हमें इन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। उन्हें थर्मल कोट्स, पैंट्स, बालाक्लावास, टेंट्स, आइस एक्सेस, गॉगल्स, आइस शूज की जरूरत होगी, जो सिर्फ यूरोप में मिलते हैं। लेकिन जब जनरल हून ने यूरोप में अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया तो उन्हें वहां से एक बहुत जरूरी बात पता चली। वो सप्लायर दूसरे सप्लायर का नंबर देने के लिए तैयार था, लेकिन खुद जनरल हून की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से ही विंटर इक्विपमेंट और गियर के 150 पीसेस का ऑर्डर था, जो था पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद हमें कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली। हमें पता था कि दुश्मन स्नो इक्विपमेंट खरीद रहा था। एक तरफ हम थे जो कोटेशंस ले रहे थे और दूसरी तरफ वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान में दिसंबर 1983 में प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक की चेयरमैनशिप में GHQ ऑपरेशन रूम में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मेजर जनरल पीर दाद खान, कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज को पासेस को पहले से खाली करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये काम मई 1984 से शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पहले तो मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स और PAF का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मई में ऑपरेशन लॉन्च करने का उनका फैसला इंडिया के लिए दिल दहला देने वाला था। हमने 13 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो तैयार थे। ब्रिगेडियर चन्ना सही थे।
कई सालों बाद पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में ये बात लिखी थी कि इंडिया प्रीएम्प्टेड अस। ग्लेशियर पर कोई भी एक्शन मिड जून के बाद ही मुमकिन था, लेकिन ब्रिगेडियर चन्ना की नीति थी कि इंतजार करने के बजाय सामने वाले को चौंका दो। ये एक तरह की रेस थी और जीतने वाले को मिलने वाला था बिलाफोंड ला और सियाचिन। मैंने डिसाइड किया कि हम सब 4 टीम्स में बट जाएं। मैं चाहता था कि ऑफिसर्स को प्लान के बारे में हर चीज अच्छे से पता हो, इसलिए उनका रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में होना बहुत ही जरूरी था ताकि वो अपने एक्शंस को समझ पाएं, अपनी सराउंडिंग्स को समझ पाएं। मुझे अभी भी याद है हमारी मीटिंग करीब 3 घंटे चली थी और जेसीओस को कम वक्त लगा, लेकिन सिग्नलर्स को समझने में काफी वक्त लग रहा था क्योंकि मैंने उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट सिग्नल डिसिप्लिन सेट किए थे। और आखिर में बारी थी जवानों की, जिनका हमेशा की तरह हमें हौसला बढ़ाना था, उन्हें प्रोत्साहित करना था, और इंडियन आर्मी में हम सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक बात वो पिछले 35 सालों से भूल नहीं पाए हैं। जब इक्विपमेंट्स आने में देर लग रही थी तो एक सवाल उन्होंने अपने जवानों से पूछा था कि क्या वो लोग बर्फीले पहाड़ों पर बिना सही कपड़ों के जाएंगे? तो सबने पूरे उत्साह के साथ जवाब दिया था, हाँ। मैंने अपने जवानों से कहा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई चीज डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा मूव पूरी तरह से सीक्रेट रहे। लेफ्टिनेंट जनरल हून, एयर मार्शल MSO वॉलिन, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड AVM A दयाला, जम्मू एंड कश्मीर के कमांडिंग एयर ऑफिसर, और मेजर जनरल शिव शर्मा ने सियाला और बिलाफोंड ला का मुआयना किया। मौसम बहुत खराब था, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तूफान के आने का भी अंदेशा था। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी वो थी सर्दी के कपड़े। ऑपरेशन के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे और इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं आए थे। ओके, थैंक यू। मुझे आज भी अच्छे से याद है 12 अप्रैल शाम के 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया, जिनमें वो कपड़े थे जो जनरल हून अब्रॉड से लाए थे, और हमारे पास सारा का सारा सामान शाम के 5 बजे पहुंच गया था। हम 30 लोग थे जिन्हें सबसे पहले तैयार होना था। मेरी यूनिट अपने कंपनी कमांडर के साथ बिलाफोंड ला पर हेली ड्रॉप या हेली लैंड होने वाली थी और हम सभी इसी मौके के इंतजार में थे। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से बिलाफोंड ला के लिए टेक ऑफ किया। उसमें कैप्टन SK कुलकर्णी और एक जवान था। स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र बेंस ने कैप्टन कुलकर्णी से बताया कि बर्फबारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है या नहीं, ये वो नहीं जानते। उन्होंने कैप्टन से पूछा कि क्या वो जंप कर सकते हैं, तो कैप्टन ने हामी भरी, लेकिन उन्हें कैसे पता कि वो सॉफ्ट स्नो में दब नहीं जाएंगे। मिट्टी की बोरी से पता चला कि इस जगह पर जंप करना सेफ था। कैप्टन कुलकर्णी और उनके जेसीओ कूद गए। स्क्वाड्रन लीडर बेंस ने 17 राउंड्स मारे और 17 सोल्जर्स को वहां पर छोड़ा। सुबह 7 बजे बिलाफोंड ला पर तिरंगा लहरा दिया गया था। सोल्टोरो रिज के पहले पॉइंट पर जीत हासिल हो गई थी। लेकिन लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही उन्हें अपने रेडियो ऑपरेटर को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग होने के बावजूद उसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा की तकलीफ हो गई थी। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था, पर रेडियो ऑपरेटर नहीं। दोपहर होते होते मौसम और खराब होने लगा। सियाला पर कब्जे को पोस्टपोन कर दिया गया और बिलाफोंड ला यूनिट को, जिसमें अब रेडियो ऑपरेटर शामिल नहीं था, बहुत ही खराब मौसम का सामना करना पड़ा। मौसम बहुत ही खराब हो गया था, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 29 जवान बिलाफोंड ला पर रुके रहे, लेकिन पहले 48 घंटों में ही हाइपोक्सिया की वजह से एक जवान की मौत हो गई। अब यहाँ बचे थे 28 जवान, जिनमें से 21 को जबरदस्त फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी। हम कैंप लोकेशन के आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मौसम बहुत खराब था। 14 अप्रैल को भी हम आगे नहीं बढ़ पाए खराब मौसम की वजह से। शाम से शुरू हुई बर्फबारी की वजह से 13 अप्रैल को मिली जीत डर और चिंता में बदल गई और ऐसा 16 अप्रैल तक चलता रहा। सब कुछ जैसे रुक गया था, लेकिन बेस कैंप के ग्राउंड ट्रूप्स ने बिलाफोंड ला के रूट पर
कैंप्स 1, 2, 3 बनाने शुरू कर दिए थे। ये काम 15 अप्रैल को पूरा हो गया। मेजर बहुगुना जो सियाला जाने के लिए आए थे, उन्हें बेस कैंप में ही उतार दिया गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का टेक ऑफ करना नामुमकिन था। 16 अप्रैल को जब हम पूरी तैयारी के साथ ला पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें पता चला कि लांस नायक रमेश सिंह की मौत हो गई है। हमें फैसला लेना था। हमसे कहा गया था कि किसी भी हालात में रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन यहाँ हमारा एक साथी था जो शहीद हो गया था। ऐसे में हम और क्या करते। ये चौथा दिन था। मैंने रिस्क लेने का फैसला किया और अपने कंपनी कमांडर से कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें यहाँ से भेज दिया जाए। कैप्टन कुलकर्णी के रेडियो ऑन करके जवान की मौत की खबर देने से वही हुआ जिसका डर था। उनकी इंफॉर्मेशन सुन ली गई थी। उनसे मिलने कोई आया और ये अच्छी खबर नहीं थी। ब्रिगेडियर चन्ना के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। नॉर्दर्न कमांड और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के सारे लोग अब उनसे सवाल करने लगे थे। ट्रूप्स को सर्दी के मौसम में ग्लेशियर पर भेजने का फैसला शायद गलत था और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर थी क्योंकि ये उन्हीं का फैसला था। मुझे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमतौर पर जब आप प्लेस ऑफ एक्शन से दूर होते हैं तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है और दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। हम जानते थे कि हालात सुधर जाएंगे। ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। और फिर 3 दिन बाद तूफान कम हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 32 हेलीकॉप्टर राउंड्स किए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, जिसमें 5 चीतास और 2 MI-8s ने मेजर बहुगुना और उनके 29 जवानों को सियाला से 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में ड्रॉप किया। मेजर बहुगुना के लद्दाखी स्काउट्स ने 5 किलोमीटर की चढ़ाई की। सियाला तक पहुंचना और उस पर कब्जा करना आसान नहीं था क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी। जहां एक तरफ कैप्टन कुलकर्णी ने 13 अप्रैल को बिलाफॉन्ड ला पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मेजर बहुगुना ने 17 अप्रैल को सियाला पर जीत हासिल कर ली थी। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. खन्ना 19 कुमाऊं के साथ सबसे ऊंचे और खतरनाक पीक ग्योंग ला के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अनुमान था कि वो जून के पहले हफ्ते में उस पर कब्जा कर लेंगे। नॉर्दर्न कमांड ने रुकने का फैसला किया क्योंकि अब हमारे जवान पाकिस्तानी हवाई जहाजों की नजरों में आने लगे थे और जाहिर सी बात थी कि अब पाकिस्तानी भी अटैक जरूर करेंगे। सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल 7 और 2 डिटैचमेंट सियाला और बिलाफॉन्ड ला पर 22 और 23 अप्रैल को लगाए गए। 2 ZU-23 2 गन्स चीता के जरिए लोलोफोंडला और सियाचिन ग्लेशियर पर भिजवाए गए। 2 ZU-23 गन्स ले एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए भेजे गए और दूसरे 2 थॉइस एयरफील्ड के लिए। इंडियन इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानी साइड के 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बर्जिल फोर्स बनाई गई थी। उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को हटाने के लिए ऑपरेशन अबाबील लॉन्च किया था, जिससे वो बिलाफोंडला और सियाला पर कब्जा करना चाहते हैं। कैप्टन संजय कुलकर्णी अपनी यूनिट के साथ बिलाफोंडला पर अच्छे से कब्जा जमा चुके थे, जहां उन्होंने एक गार्ड को हर घंटे की खबर देने के लिए तैनात कर दिया था, जिसका जवाब वो ओके या राम राम कहकर देते थे। ठीक है। उन्होंने एक गार्ड को पास की चोटी पर तैनात किया था, जो उनके टेंट से करीब 500 मीटर दूर था, जिसे वो लिसनिंग पोस्ट कहते थे। वो गार्ड सबसे ऊंची चोटी पर खड़े रहकर पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखता था। वहां से उसे पाकिस्तान के टेरिटरी का करीब 1 किलोमीटर का इलाका नजर आता था। ये काम शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी थका देने वाला था। मेरा गार्ड करीब 4 बजे दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, सर दुश्मन। मैंने पूछा, दुश्मन कहां पे है? तो उसने बताया कि बिलाफोंडला के नीचे है। चंचल कह रहा है कि उसने वहां कुछ हलचल देखी है, उसे कुछ नजर आया है। सबसे पहला और बड़ा हमला 23 जून 4:50 पर किया गया। तेईस जून की सुबह करीब 4:30-5 बजे लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चलाई गई थी और वो गोली उसके सिर पर लगी थी। वो गोली HMG से चली थी, जो कि .50 कैलिबर की थी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई।
पाकिस्तानी फायरिंग बहुत जबरदस्त थी। मैंने भी अपनी यूनिट से हमला करने के लिए कहा। मैंने देखा कि मेरी यूनिट ने फायरिंग शुरू की और एक जवान ने चंचल पर गोली चलाने वाले को परफेक्ट टारगेट करके मार गिराया। सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी। 26 पाकिस्तानी जवान धराशायी हुए और भारत ने एक जवान खोया था। लेकिन ये आखिरी हमला नहीं था। जून में पाकिस्तान ने एक और बार हमला करने की कोशिश की और दूसरी बार भी भारत ने करारा जवाब दिया। अगस्त 1984 में 2 और हमले किए गए और उन्हें भी भारत ने नाकामयाब कर दिया। पाकिस्तान के 30 लोग मारे गए थे। इस बीच करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। पूरा सियाचिन अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में था। भाई सियाचिन ग्लेशियर जो है उस पे जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो एक कन्फ्लिक्ट हुआ वो 1984 में हुआ और उस टाइम के लिहाज से जो है कहा जाता है कि दुनिया का जो है ना सबसे हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे बैटल लड़ी गई थी यार। लेकिन मतलब एक तो वैसे मेरे लिए ये नई बात अभी मौजूद ने बोला कि 1984 मतलब इतनी देर पहले ये हुआ था। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइक कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, लाइक किसकी ये जगह थी? मुझे ये चीज़ जो है ना वो नहीं समझ में आई। मेरे ख्याल है लद्दाख का या कराकरम रेंज का जो है जो हिमालय रेंज है उसका जो है वो हिस्सा है और उस टाइम से पहले मेरा ख्याल है शायद कोई भी इसे कंट्रोल नहीं था करता। एक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वो कोई भी किसी भी कंट्री की कोई भी फोर्स जो है वो नहीं थी। लेकिन इसके बारे में जो वाक़यात हम सुनते हैं यहाँ पर जो कि बहुत सारे टीवी पर अगर आपके तजज़िया निगार जो होते हैं जो एक्सपर्टीज होते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था ये कपड़े बनाने के लिए जो इस वेदर में सरवाइव करें उस कंपनी के पास पहले से ही इंडिया का ऑर्डर जो है वो मौजूद था। नहीं पर इस वीडियो में इसमें तो ये बताया गया, लेकिन जो मैंने यहाँ पर सुना है मैं वो बता रहा हूँ। तो वहाँ से जो है वो इंटेलिजेंस लीक हुई थी कि यानी कि जो है ना पाकिस्तान का भी जो है वो ऑर्डर आया है। अच्छा, लेकिन खैर मुझे ये चीज़ मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी वैसे आज की काफ़ी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है और हमारे यहाँ पर तो वैसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो मुझे इसके बारे में इतना कोई ख़ास हिस्ट्री का तो आइडिया नहीं है। बट हाँ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि लाइक पहले ये इलाका किसके कंट्रोल में आता था। तो एक तो ये चीज़ और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि इतनी हाइट पर वाकई में ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि भाई जंगें नहीं होनी चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए। जंगों में कुछ नहीं रखा हुआ और क्योंकि और स्पेशली मुझे लगता है नेबर्स कंट्री को तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीरियसली रहना चाहिए, क्योंकि अगेन वो ही बात है कि आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अब ये बात जितनी जल्दी हमारे लोगों को समझ में आ जाए वो बेहतर है, क्योंकि बाय द एंड जितनी भी जाने जाती हैं मतलब जो डिफरेंट फैमिलीज होती हैं वो सफ़र करती हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा वैसे क्या मुझे इंडिया और पाकिस्तान में से जो है ना अगर कोई इस पे ना जाता सियाचिन पे तो मौजूदा टाइम पे तो मेरा ख्याल है कि फिर चाइना जो है जिस तरह से आदत है खाली ज़मीन देकर जाने की तो शायद वो जो है यहाँ पर जो है वो चला गया होता। बट अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप कह लो कि पहले भी जो जंगें हैं वो स्टार्ट की गई, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच जो है ना वो चेंज हो जानी चाहिए थी। मतलब जैसे इंडिपेंडेंस के बाद आप देख लो कि मतलब क्या मतलब इतनी जल्दी जंगें क्यों की, किस वजह से की, मुझे तो उन चीज़ों की समझ नहीं आती। जब आपने एक अलग से वतन ले लिया मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद जो है ना आपको इस साइड पर फोकस करना चाहिए था। उसकी बजाय मुझे लगता है कि आपको अपनी कंट्री को कितना स्टेबल करना है उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आना चाहिए था। दूसरा मैं ये चीज़ देखती हूँ कि पूरी दुनिया में ये चीज़ एक चल रही है, शायद हम मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में अब ये चीज़ें आती हैं कि मतलब पूरी दुनिया इस चीज़ में जाती है कि मतलब हम लोग जो है ना वो अपनी पावर को इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं कि जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह हैं मतलब क्लेम कर लें। क्योंकि अगर मैं चाइना की भी अप्रोच देखती हूँ मुझे यही चीज़ जो है वो नज़र आती है। उसका भी इस रीजन में अगर स्पेशली हम लोग देखें तो
तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लाइक इतना डोमिनेशन लेकर करना क्या है यार, यार, दुनिया को सुकून में रहने दो। ये चीज़ है ना आपको शुरू से जो है वो नजर आती है। दुनिया में जितने भी साम्राज्य हुए, बेशक वो यहाँ के इंडियन साम्राज्य की बात की जो यहाँ पे स्थापित होने वाले साम्राज्य थे, या आप ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें, उनका एक ही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल हमारे पास वो लैंड लैंड ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम जो है ना वहाँ से। अब ब्रिटिश तो भाई बिल्कुल एक अलग लेवल पे, क्योंकि वो तो गुलाम वाला जो है ना वो सीन जो है वो चल रहा था। बाकी अगर यहाँ पे जो एम्पायर से भाई वो अपनी प्रजा का ख्याल भी जो है वो रखते थे। हाँ, अब यूएस की बात करें तो यूएस आज के टाइम पे वही जो एक ब्रिटिश नीति थी, उससे अगर मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो वो कह रहा है कि वो किसी कंट्री में पैसे झोंकता है और वहीं से जो है ना उसी इंडस्ट्री के पैसे निकाल के अपने मुल्क में जो है वो ले जाता है। लेकिन वैसे मैं तो ये बात बोलूँगी भाई कि आने वाले टाइम में मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि भाई जंग हो किसी भी मुल्क के बीच में। और वैसे अभी पाकिस्तान की जो स्थिति भी हम लोगों को नज़र आती है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की स्थिति इस तरह की है कि ये कोई जंग अफोर्ड कर भी सकता है। मतलब बट एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के जो वो लोग जो कि तारीख लिखते हैं या जो न्यूज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, मुझे ये लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगती है कि उन्होंने ना कभी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने नहीं आने दी। मतलब जितनी भी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई, उन्होंने लोगों का एक अलग ही माइंडसेट अपने तरीके से बनाया कि एक ऐसे बबल में रखा जहाँ पर भाई हाँ आप ही जीते, आप ही सब कुछ कर दिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को जो है ना, मतलब इस चीज़ ने लोगों का माइंडसेट बहुत गलत जो है वो बना दिया। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। इनफैक्ट अब आकर लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और एक चीज़ से तो मुझे बड़ा ना एक इख्तिलाफ ये होता है कि जितने भी लोग ऑन ड्यूटी होते हैं उस टाइम पर तो मतलब वो कुछ भी नहीं बताते कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं या वो किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो किताबें लिख लिख कर बता रहे होते हैं कि भाई उस टाइम पर ये हुआ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात हुए। तो भैया आप अब बता रहे हैं और किताबें छाप छाप कर पैसे कमा रहे हैं, तो आप उस टाइम पर लोगों को बताएं जब उसका कोई इम्पोर्टेंस, कोई उसकी वैल्यू भी थी। बस यही तो फ़र्क है कि कुर्सी में कि जब आपको कुर्सी का लालच हो, और यही फ़र्क है जब आप कुर्सी से उतर जाएं तो आप अपनी मिस्टेक्स जो है वो एडमिट करना शुरू कर देते हैं। तब तो फिर कोई फायदा नहीं होता एडमिट करने का, क्योंकि आपने इतनी जनरेशंस जो हैं वो तबाह करके रख दी हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है उस टाइम पर भी आप अपना फ़ायदा ही देखते हैं, क्योंकि बुक लिखकर आपको खुद को फ़ायदे होते हैं। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।